हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर कूलॉम्स लॉ। 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 देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग थोड़ा 2-4 पॉइंट जानेंगे जिसको आप हमेशा याद रखना, बोर्ड के लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो फर्स्ट जो पॉइंट है, जैसे मान लो कि अगर क्या हो, 2 चार्ज पार्टिकल, क्या है 2 चार्ज पार्टिकल। आप लोग को मैं ये बता भी चुका हूँ लेकिन एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको। 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2। तो इस पे ये इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर लगाएगा। जब लाइक हो तो अनलाइक होगा, तो ये एरो जो है अंदर की ओर होगा और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसको आप लिखते हो F21, इसको लिखते हो F12 और ये डिस्टेंस R है मान। तो मुझे एक चीज़ बताओ, हम लोग जानते हैं कि ये जो F1 F21 है ना, वो हमेशा क्या है F12 के अपोजिट है। समझ में आ रहा है ना। F21 जो है वो क्या है, हमेशा F12 के अपोजिट है। मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बट मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। समझ आ रहा है ना। ये सब बात हम जानते हैं, तब भी एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। मतलब ये Q1 Q2 2 चार्ज हैं जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसको कैसे रीड किया जाता है हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट पर मैग्नीट्यूड सेम है। क्या दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या दोनों का नेचर सेम है? हाँ है। दोनों क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो ऐसे फोर्स मतलब जो क्या करें, जो अलग अलग बॉडी पे लगे, जिसका डायरेक्शन दोनों बॉडी क्या हो, अपोजिट हो, एंड मैग्नीट्यूड सेम हो। समझ में आ रहा है ना। एंड नेचर भी सेम हो। ऐसे फोर्स को हम लोग मतलब ऐसे फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, अवे करता है। एंड एंड पेयर में एग्जिस्ट करता है ये फोर्स हमेशा। तो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कूलॉम्स लॉ ऑबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसीलिए इसी पॉइंट, इसी से क्या बात बना, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ओवे न्यूटन थर्ड लॉ। समझ में आ रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ का कंडीशन यही है कि क्या मतलब अगर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई 2 फोर्स हो तो वो दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, सेम बॉडी पे लगना चाहिए, सॉरी डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम और नेचर भी सेम होना चाहिए। तो वैसे फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को अवे करता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला कूलॉम्स लॉ का जो पॉइंट होगा वो होगा कूलॉम्स लॉ अवे न्यूटन थर्ड लॉ। समझ आ रहा है ना। और देखो दूसरा पॉइंट है वो समझना क्या है कि जैसे कि कूलॉम्स लॉ की मदद से ये जो हमने फोर्स निकाला, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या है समझना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ELECTRS, इलेक्ट्रिक फोर्स मच stronger than gravitational force। समझ में आ रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत होता है। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो कि अभी ये 2 चार्ज पार्टिकल है तो इसके पास मास भी होगा। जो इन दोनों मास है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ई इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी। एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एफ जी मतलब बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला पॉइंट देखो, बेसिकली बात ये है कि ये जो हमने लिखे हैं पॉइंट ना, और इसमें हमने बोले कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, पर यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन आप जानते हो, पर एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लिख लो। अगर आपसे सिंपल एक बात क्वेश्चन पूछे यहाँ कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितना होता है मैग्नीट्यूड बताओ, तो F12 माइनस F21 क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर कितना जानते हो आप लोग, KQ1 Q2/r²। ध्यान रखना इस बात को। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकला किसके कूलम्ब्स लॉ के मदद से, वो सेंट्रल फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स EF मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। हम लोग एक बार ये लिख चुके हैं, पर एक बार फिर आप समझ के लिख लो। और ये इसका नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेचर में कंजर्वेटिव ही होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इज द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं बता दूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर से समझो, सब पॉइंट को आप क्या करो, अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लो। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो, लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसी बातों के लिए क्या कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो उसमें पहला जो फर्स्ट जो है वो देखना, कूलम्ब्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन द केस ना वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ हम लोग वहीं लगाएंगे जहाँ क्या हो, इस टाइप्स के लॉ अप्लाइड होगा। मतलब इसी को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। जहाँ इस टाइप का लॉ क्या हो, अप्लाइड हो, वहीं कौन सा लॉ मतलब हम लोग अप्लीकेबल, कौन सा लॉ अप्लीकेबल हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, कूलम्ब्स लॉ। दूसरा है, दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज उसको हम लोग क्या करें, पॉइंट मान सकते हैं। विच आर एट रेस्ट, पर वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट में। उससे आगे क्या बात है समझना, रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। देखो, रेस्ट का मतलब ये यहाँ यह ऐसा नहीं होगा कि मतलब कंप्लीटली रेस्ट, समझ आ रहा है ना। हाँ, कंप्लीटली रेस्ट पे होगा तब भी हम लोग ये लॉ लगा सकते, लेकिन मतलब चल भी सकता है, जैसे 50 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। आप काफ़ी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसे रिलेटेड करोगे, पर कभी भी वो किसके रिलेटिव मतलब नहीं चले, किसके स्पीड के कंपेरेबल में नहीं चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब उसके रिलेटिव वो रेस्ट में होना चाहिए हमेशा। पर चल सकता थोड़ा स्पीड से, 10, 20, 50 मीटर अगर मीटर पर सेकेंड अगर चलता भी है तो उस मतलब इस लॉ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हो। हाँ, पर किसके मतलब कितने ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल जो होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड वो उतना मीटर चलता है। अगला है, दिस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बिग प्लेनेट। जैसे मतलब बड़े बड़े चीज़ तो उस पर हम लोग इस लॉ की मदद से नहीं निकाल सकते क्या, चार्ज का मान, इसीलिए तो पॉइंट चार्ज लिखा है ना। अगला देखो, दिस लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर साइमेट्रिकल चार्जेस बॉडीज। मतलब ये लॉ किस टाइप के बॉडी के लिए लगाएंगे, साइमेट्रिकल चार्ज बॉडी होना चाहिए। मतलब बड़ा भी हो थोड़ा तो वो कैसा साइमेट्रिकल होना चाहिए। अगर बॉडी साइमेट्रिकल नहीं हो तो हम उसको कभी भी पॉइंट चार्ज नहीं कंसीडर कर सकते। जैसे देखो, अगर मान लो ये दो बॉडी हैं, ये ए बी, समझ आ रहा है ना, और ये ए है और ये बी है, इस पे Q1 चार्ज है
इस पे Q2 चार्ज, मान लो इसकी बीच की दूरी R है, समझना बात। तो देखो एक चीज़ बताओ, ये दूरी बीच की है, इन दोनों के बीच की, तो हम लोग इसको सेंट्रल के भी बीच की दूरी मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब ये मतलब इसके टोटल बेसिकली देखो जनरली होता क्या है कि हम जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दोनों बॉडी के सेंटर से करते हैं, तो साइमेट्रिकल होगा तभी भी क्या होगा, दोनों साइड बैलेंस हो पाएगा ना। तो अगर आप इसको पॉइंट मानोगे तो ये भी पॉइंट ऐसे बनेगा, क्योंकि उसके खुद के सेंटर पे वो टोटल चार्ज को हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये Q1 और ये Q2 और ये भी दूरी अभी बीच का कितना R है, समझ जाना। इसीलिए कहा जाता है कि दिस लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर साइमेट्रिकल चार्ज बॉडीज। अब देखो अगर साइमेट्रिकल चार्ज बॉडी नहीं हो तो क्या होगा, देखना अगर कोई ऐसे बॉडी हो जाए ना और दूसरा कोई ऐसे बॉडी हो जाए तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा, इसका सेंटर कहीं इधर होगा मान लिए। तो अगर इसके बीच की दूरी अगर R दिया है और इस पर भी Q1 चार्ज अभी Q2 ही चार्ज दिया है, तो आप इन टोटल चार्ज को इसके सेंटर पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये मतलब इधर आपको अगर इस बॉडी को देखोगे तो लगेगा कि इधर कम और इधर ज़्यादा चार्ज होगा कंसंट्रेट, इसमें भी कहीं इधर ज़्यादा इधर कम चार्ज कंसंट्रेट है। तो उस समय आप क्या करते हो, चार्ज को उसके सेंटर पे रख ही नहीं सकते हो, इसीलिए वहाँ न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा जब बॉडी असाइमेट्रिकल हो। तो इसीलिए इस पॉइंट में क्या लिखा है, दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेज विच आर एट रेस्ट। रेस्ट किसके रिलेटिव होगा ये मैं बता दिया हूँ। तो इस पॉइंट को क्या करो आप अच्छे से लिख लो। हाँ, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग लिखे वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये सब वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स। तो ये सब चीज़ क्या है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप न्यूमेरिकल बनाने में इसको यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कुछ टेक्निक या फिर ट्रिक या फिर ऐसे समझो कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बनाएंगे ना उस पर थोड़ा हम लोग कुछ ट्रिक टेक्निक समझते हैं। आपका हेडिंग वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स फॉर कूलम्ब्स लॉ। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ के लिए जो कुछ छोटे छोटे टेक्निक है उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सीखेंगे। कुछ नहीं है, आप टेक्निक समझो या फिर कंसेप्ट में, बात एक ही है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो फिर ट्रिक टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंसेप्ट अप्लाई करो, सब न्यूमेरिकल बनता है और बहुत अच्छे से बनता है। तो उसमें देखो अगर मान लो सिंपल मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके और शुरू से पूरा जीरो लेवल से बात करूँगा। मान लो यहाँ दो चार्ज दिया है Q1 Q2, लाइक चार्ज होगा तो आपको पता है इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अनलाइक होगा तो मतलब टूवर्ड्स सेंटर का, और अगर लाइक होगा तो अवे टू द सेंटर, ये बात आपको पता है। ये डिस्टेंस बीच की आ रहा है ऐसे समझो। तो मैं अगर बात करूँ, अगर फर्स्ट बात करूँ इसमें बहुत ईजी, बहुत सिंपल, सबसे छोटी बातें अगर मैं करूँ तो ये प्रॉब्लम मतलब अगर दो चार्ज R दूरी पे रखा है, Q1 Q2 दो चार्ज R दूरी पे रखा है, तो अगर मैं इसका ट्रिक का फर्स्ट में बात करूँ तो अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो दोनों के बीच लगने वाले रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स, अगर लाइक चार्ज हो तो रिपल्सिव और अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स अगर निकालना चाहते हो तो सबसे सिंपल क्या है, के Q1 Q2 बाय R²। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। पर एक चीज़ समझना, यहाँ ये दोनों मतलब कैसे रखोगे, हमेशा पॉजिटिव रखना, बट एंड इन कूलम्ब्स, इन कूलम्ब्स मतलब Q1 Q2 को हमेशा पॉजिटिव कर, मतलब नेगेटिव जो वैल्यू आए तो भी नहीं, कब हम लोग नेगेटिव रखेंगे उससे हम बात करेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही रखना। एंड पर कैसे रखो, कूलम्ब्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट इसका कूलम्ब्स ही होता है। R को कैसे रखोगे, इन मीटर। अगर मान लो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्टन कुछ में दिया तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा। के को आप क्या रखोगे, उसका जो यूनिट होता है न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स से, उसमें आप के का मान आपको पता है कितना होता है। के का मान कितना होता है हमेशा आपको याद है, 9 × 10⁹ यही होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स स्क्वायर। तब ये एफ क्या है, फोर्स है, तो क्या होगा ये इन न्यूटन में, न्यूटन, तो क्या होगा इन न्यूटन, मतलब तब एफ क्या होगा, न्यूटन में होगा।
तो क्या होगा एफ, तो न्यूटन में होगा। तो अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल यहाँ ले सकते हो, Q1 का मान कुछ ले लेना, Q2 का मान कुछ ले लो। तो ऐसे आप करके यहाँ एक एग्जांपल ले सकते हो, पर हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल किए हैं, हम अभी यहाँ करने वाले नहीं हैं। हाँ, जो हमको अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल उससे मैं कराऊँगा, पर इस पर हम लोग नहीं करने वाले। सिंपली आप क्या Q1 Q2 का कुछ वैल्यू ले लो, R का भी कुछ वैल्यू ले लो, आप जैसे लेना ले लो, और उस पर इस वैल्यू मतलब उसका मान क्या करो, इसे पुट करो, फोर्स आ जाएगा। K का मान इतना लेना, और सिर्फ ये ही एक ही देखना है कि R इन मीटर में होना चाहिए, Q1 Q2 कूलम्स में होना चाहिए। अगर माइक्रो कूलम हो तो उसको चेंज कर लेना। अब देखो दूसरा क्या है, हम लोग इसी मतलब ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ना फिगर छोटा सा, उसी से हम सारे केसेस को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, इफ प्लस माइनस Q3 चार्ज एडेड, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक का दूसरा जो होगा, मतलब इफ प्लस माइनस Q3 चार्ज एडेड टू Q1 एंड Q2, अगर क्या करें मतलब ये Q3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो, उसके लिए डरना नहीं है। पर यहाँ हमने Q3 को दोनों ले, वहाँ भी आप प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। इफ प्लस माइनस Q3 चार्ज एडेड टू Q1 एंड Q2, then find न्यू फोर्स। मतलब अगर क्या करोगे आप Q1 Q2 में ये अगर माइनस प्लस कर दोगे, कुछ माइनस प्लस कुछ भी कर दो, तो उसके बाद जो चार्ज बनेगा उसके बाद उनके बीच में कितना फोर्स है, वहीं हम लोग को यहाँ निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लो ये R दूरी पे Q1 Q2 चार्ज अगर रखा है तो फोर्स इतना लगेगा, तो हम उसी को देखो Q1 Q2 दो चार्ज है ना, तो Q1 में क्या करोगे, प्लस माइनस Q3 करोगे, Q2 में क्या करोगे, प्लस माइनस Q3 करोगे, और ये दूरी अभी भी वही है। आपको पता है इसके बाद ये अगर लाइक चार्ज आएगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अनलाइक आएगा तो अट्रैक्टिव, वो बात मैं अब नहीं करूँगा, बहुत कर लिए। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, यहाँ इस केसेस में क्या है, यहाँ इस केसेस में जो फोर्स लगा है एफ डैश न्यू, उसको आप कैसे लिख सकते हो, के तो आएगा ही इंटू Q1 प्लस माइनस Q3 इंटू Q2 प्लस माइनस Q3 बाय कितना, R स्क्वायर, कुछ नहीं यही होगा। बट आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, इस फॉर्मूले से यहाँ जो मैं लिखा हूँ वहाँ के बाय आर स्क्वायर का मान कितना होगा देखना, के बाय आर स्क्वायर। वहाँ से अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ से के बाय आर स्क्वायर का वैल्यू एफ बाय Q1 Q2 होगा। तो क्या वो आप यहाँ रख सकते हो, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि के बाय आर स्क्वायर को डायरेक्ट आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो यहाँ से। मतलब हमने यहाँ से वो वैल्यू रखा हो, क्योंकि पहले तो ये क्वेश्चन तो मेन यहीं से है। तो बेसिकली के बाय आर स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ रखो के बाय आर स्क्वायर की जगह पे, तो कितना होगा देख लेना, एफ Q1 प्लस माइनस Q3 इंटू Q2 प्लस माइनस Q3 बाय कितना, Q1 Q2। तो ये फार्मूला है, आप क्या करो डायरेक्ट आप इसमें मान पुट करो, किसमें, डायरेक्ट इस वाले फार्मूले में पुट करो, या क्या करो आप एक बार ये फार्मूला इसके लिए अप्लाई करो और एक बार ये अप्लाई करो, दोनों को डिवीजन कर दो, आंसर आएगा। या फिर डायरेक्ट क्या करो, इसमें मान पुट करो, दोनों जगह से एक ही आंसर आता है। तीसरा देखना क्या है ट्रिक, तीसरा ये है कि अगर मान लो इफ जो हमने यहाँ ऐड किए Q1 प्लस माइनस Q3 वो अगर Q हो जाए ना, और Q2 प्लस माइनस Q3 भी, मतलब ये Q1 और ये Q2 हो, जो कि अभी हुआ है, समझ आ रहा है ना। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, Q1 इजकल टू अगर Q3 हो जाए, सॉरी Q1 इजकल टू कैपिटल Q1 इजकल टू Q2 हो जाए, तो बेसिकली यहाँ जो एफ न्यू निकालोगे उसी वाले केसेस में मैं बात फिर कर रहा हूँ। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू Q स्क्वायर बाय कितना, Q1
Q2 कैसे किया वो पता चला ये मतलब ये और ये एक दूसरे से बराबर हो जाए और उसको हमने Q1 और Q2 मान लिए, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाए, इसको बराबर आप Q मान सकते हो, तो ये इसके जगह पे भी Q, इसके जगह पे भी Q, तो Q² बाय नीचे तो Q1 Q2 होगा ही। तो अगर मान लो दोनों चार्ज, मतलब अगर आप उसमें कोई अगर एक चार्ज आपका Q1 Q2 उसमें अगर ऐड करोगे क्या या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा करोगे, अगर उसके बाद अगर आपको दोनों जो मिलेगा कोई न्यू चार्ज अगर वो बराबर हो जाए तो उस समय क्या करोगे, ये वाले फार्मूला अप्लाई करोगे, नहीं बराबर होगा उस समय ये वाले फार्मूला अप्लाई करोगे। और सिंपल तो ये बहुत ईजी है, ये तो आप बहुत पहले से ही जानते। हम लोग इन दोनों पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखो ये क्वेश्चन आपका जो सेकेंड नंबर का ट्रिक्स है उस पर है, समझना क्या है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ चार्जेज 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, समझ में आ रहा है ना। रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन व्हेन a charge of -6 microcoulomb is added to each of them। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग जब भी 3 नंबर का ट्रिक समझे उसमें एक Q1 चार्ज है कितना 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज Q2 है कितना 4 माइक्रोकूलम ना, इसी में एक तीसरा चार्ज ऐड करता है Q3, हम लोग प्लस माइनस करके इसीलिए लिए थे, और वो -6 माइक्रोकूलम है। जब ये दोनों चार्ज था तो उसके बीच कितना फोर्स लग रहा था, वो लग रहा था 20 न्यूटन, समझ आ रहा है ना। अगर ये इन दोनों में ऐड कर दिया जाए ना तो अब कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए हम लोग अभी तुरंत एक फार्मूला सीखे, F' = F Q1 प्लस माइनस Q3 Q2 प्लस माइनस Q3 बाय Q1 Q2, यही सीखे अभी फार्मूले। तो इसमें बेसिकली Q3 का अभी यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले ख़त्म हो जाए, तो आप कुछ मत करो, वैल्यू रखो या फिर वहीं प्रोसेस से चलो जो प्रोसेस अभी हम लोग सीखे, तो या फिर डायरेक्ट क्या करो इसमें वैल्यू रखो। कौन से वैल्यू, आपको Q1 पता है, Q2 पता है, Q3 पता है और F भी पता है, तो वो वैल्यू यहाँ रख दो। F कितना है 20 न्यूटन, Q1 कितना है देखो यहाँ से 2 माइक्रोकूलम। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ आप क्या करोगे, यूनिट किसी भी यूनिट में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ पर एक ही चीज़ देखना सब एक ही यूनिट में हो। जैसे ये माइक्रोकूलम में तो ये भी माइक्रोकूलम, ये भी माइक्रोकूलम, ये कूलम में तो ये भी कूलम, ये भी कूलम, अगर ना हो तो तीनों चार्ज को एक किसी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो पर यहाँ सब सेम में दिख रहा है तो आप यहाँ हम लोग यूनिट पे कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ देखना है कि यूनिट सेम है कि नहीं है। तो बेसिकली Q1 कितना है 2 माइनस कितना 6, क्योंकि Q3 -6 है ना, इंटू Q2 कितना है 4 -6 बाय कितना 2 × 4। अब देखो क्यों ऐसा करते मैं समझा था कि यहाँ अगर करते तो यहाँ भी माइक्रोकूलम आता, यहाँ भी माइक्रोकूलम और नीचे भी माइक्रोकूलम, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे ये वाले क्वेश्चन जो इस टाइप के आप करोगे तो वहाँ यूनिट मत देखना, सिर्फ एक ही चीज़ देख लेना, क्या तीनों एक ही यूनिट में ना हो तो उसको एक यूनिट में ला लेना और कुछ मत देखना। तो F' का मान यहाँ से जो आप निकालोगे तो 20 × -4 × -2 बाय 2 × 4 संयोग है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद उतना ही चार्ज की वैल्यू आया नेगेटिव में जितना पहले पॉजिटिव में था। तो यहाँ भी फोर्स रिपल्सिव ही था, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ भी लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव ही होगा। तो यहाँ से 2 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वहीं 20 न्यूटन फोर्स। सेम वैल्यू आने का मतलब यह है कि मतलब बाद में भी कितना आया वही आया जो शुरू में था, अलग भी आएगा, इस पे मत सोचना कि सेम हर बार आता है। ये संयोग था कि जितना चार्ज पहले था उतना भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आया। देखो अगला जो ट्रिक है आपका, वो अगर क्या करें किसी मतलब परसेंटेज ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज
वन बॉडी टू अदर बॉडी। देखो इस टेक्निक जो भी समझो उस पर एक क्वेश्चन नीट में आ भी चुके हैं। तो है क्या समझना, देखो Q1 और Q2 यहाँ दो चार्ज है ना, Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं। तो हम लोग यहाँ अगर इस वाल अभी देखें कि कितना फोर्स दोनों पे लग रहा है तो वो कितना होगा देख लो। यहाँ अगर हम लोग अभी देखें करेंटली तो ये फोर्स कितना लगा है, F इजकल टू Q1 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिंपल है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है कि इफ एक्स, देखो अब क्या है कि यदि क्या हो, मतलब Q1 से हम लोग क्या करेंगे, x% चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे Q2 पर, समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, Q1 से x% चार्ज ट्रांसफ़र कर देंगे Q2 पे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच कितना फोर्स लग रहा है, वही निकालने के लिए आया था क्वेश्चन। तो क्या करें, इफ x% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम Q1 टू Q2, समझ आ रहा है ना। x% चार्ज क्या करता है, Q1 से Q2 पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब न्यू चार्ज जो आएगा Q1 डैश वो कितना होगा, Q1, अब देखो x% चार्ज जैसे मान लो कि x% चार्ज ट्रांसफ़र उससे कर देता है, तो मतलब अगर आपके पास मान लो 10 रुपये, अगर उससे 2% मैं बोलूँ कि 10% रुपये आप खर्च कर लेते हो, अगर 10 रुपये आपके पास है उसका 10% अगर खर्च कर लेते हो, तो बेसिकली 10% क्या करोगे, 10 रुपये आपके पास था, इसका 10% आपने खर्च किया, 10/100, तो ये ख़त्म होगा तो क्या करोगे, 10 - 1 तो 9 रुपया बचा। तो बेसिकली वही चीज़, यही फंडा हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। मतलब पहले कितना चार्ज था बॉडी के पास, Q1 था, पर उसने क्या किया, x% दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर दिया, किस पे, Q2 पे। तो अब जब वो x% ट्रांसफ़र कर दिया तो उस पर कितना चार्ज बचा होगा, तो हम लोग उसको कैसे ले, Q1 डैश इजकल टू Q1 माइनस Q1 का मतलब Q1 का x%, समझ आ रहा है ना, ऑफ Q1 x%। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट लिखो, उतना क्यों लिखोगे, x%, मतलब अगर x% अगर कोई परसेंटेज अगर हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते तो हम लोग उसको 100 लिखते हैं। तो वैसे इसको कैसे, Q1 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस x, चलो समझने के लिए मैं ढंग से ही लिख देता हूँ, Q1 माइनस x% ऑफ Q1, क्योंकि इतना परसेंट मतलब Q1 का इतना परसेंट क्या किया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया, तो बचा कितना, Q1 माइनस x% ऑफ Q1। कैसे लिखोगे इसको, Q1 माइनस Q1 x/100, क्योंकि परसेंटेज को अगर आप हटाते हो तो उसको 100 से डिवीजन करना पड़ता है। तो इसको अगला कैसे टर्म लिखो, Q1 1 माइनस x/100, ये किस पे हो गया चार्ज, Q1 पे। अब इतना चार्ज किस पे बचा, Q1 पे। Q2 पे कितना चार्ज हो जाएगा, कैसे लिखो, Q2 प्लस Q1 x% ऑफ Q1, क्योंकि वो मतलब Q1 का x% चार्ज कहाँ, Q2 पे चला गया, तो इसको आप उसमें ऐड करना होगा। तो Q2 प्लस Q1 x/100 इजकल टू क्या, Q2 प्लस Q1 x/100, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ एक चीज़ है समझना, वो बात जब हम लोग इस टाइप के सवाल करेंगे ना, तो उस समय क्या करेंगे, मैं आगे लिख देता हूँ उस चीज़ को। अब बेसिकली Q1 चार्ज इतना है, Q2 चार्ज इतना है, पर वो उतने दूरी पे अभी भी रखा है। मतलब अभी भी क्या है, अगर मैं अभी भी बात करूँ इस केसेस में जो हमने नीचे कर दिखाया, मतलब किया है ट्रांसफ़र करके, तो वो भी क्या है, Q1 और Q2, Q1 डैश और Q2 डैश,
अभी भी r दूरी पे ही रखा है। अब देखो यहाँ हम लोग रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव ये अभी हम लोग नहीं कर सकते कंसीडर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मतलब हाँ एक चीज़ ये तो है पक्का, ये तो मतलब पॉजिटिव ही होगा, पर क्या होगा हम उस पर बात नहीं अभी करेंगे, समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली अभी भी वो चार्ज ये जो Q1 डैश Q2 डैश निकालो उतने ही दूरी पे रखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ जब न्यू फोर्स अब निकालोगे, मतलब यहाँ न्यू फोर्स जब निकालोगे तो कैसे लिखोगे कि Q1 1 माइनस एक्स बाय 100 इंटू कितना Q2 प्लस Q1 का x% बाय 100 बाय कितना r स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। पर देखो यहाँ बेसिकली आपको r दिया रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत कम्प्लेक्स, आप इसको इसमें एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कर सकते हो क्योंकि r स्क्वायर इधर आएगा और नीचे ही आएगा तो आप कर सकते हो, पर तभी भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पर अगर क्वेश्चन जो आया था वो इससे भी थोड़ा सा सिंपल लेवल पे आया, क्या आया था वो हम लोग समझते। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मान लो x% चार्ज एक बॉडी दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र करे तो ट्रांसफ़र के बाद, ट्रांसफ़र से पहले तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये फार्मूला आप अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफ़र के बाद अगर पूछे अभी भी ऐसे जनरली तरीक़ा से क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, एफ डैश निकालोगे तो सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। आपको आर का वैल्यू अगर नहीं दिया हो तो आर का वैल्यू निकालने के लिए इस एफ का वैल्यू दिया होगा, के Q1 से आप क्या करोगे आर का वैल्यू यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आगे देखना क्या है, आगे कंडीशन क्या है, इसी वाले 4th पॉइंट में अगर क्या करें, समझना बात को, क्या करें समझना। जो यहाँ Q1 Q2 जो चार्ज है ना, Q1 Q2 चार्ज, Q1 Q2 को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में बराबर कर दे, आपको मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, यहाँ जो Q1 एंड Q2 जो रखोगे जो भी है विथ साइन रखना, विथ साइन ना, मतलब अगर विथ नेचर मैं लिख देता हूँ, साइन से अच्छा विथ नेचर। विथ नेचर का मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू रखना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, मतलब Q1 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखना, Q2 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, या Q1 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, मतलब जैसे नेचर होगा उसको नेचर के साथ यहाँ रखना है। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ भी रख देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो अब क्या है, इफ़, इसी में आगे हम लोग देखते इफ़ Q1 इजकल टू Q2 हो जाए, मतलब Q1 और Q2 दोनों बराबर हो जाए, समझ आ रहा है ना, तो उसको हम लोग किसी Q के बराबर ले सकते हैं। क्या है, Q1 और Q2 एक दूसरे से बराबर है तो उसके बराबर हम लोग Q ले सकते हैं। तो हम लोग उसी वैल्यू क्या करते हैं, इस मतलब एक आपका ये फार्मूला हो गया, इससे आप क्या करोगे, जब बराबर ना हो तब मान निकालना ना। पर बट इफ़ Q1 इजकल टू, मतलब दोनों चार्ज जो Q1 Q2 वहाँ दिया था अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो आप क्या करोगे, तो अब इसके बाद क्या फार्मूला निकल के आता है वो हम लोग देखते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू, क्योंकि दोनों बराबर तो उसको हम तीसरे के बराबर मान सकते हैं, 1 माइनस एक्स बाय 100। अब देखो ये भी Q हो जाएगा और ये भी Q, तो क्या दोनों कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल लो, कितना पर 1 प्लस एक्स बाय 100। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग क्या किए, Q मतलब इस वाले मतलब Q1 से पर ट्रांसफ़र किए थे चार्ज, बाय कितना R स्क्वायर। हम इसको मिटाते से आगे देखना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू क्या 1 माइनस एक्स बाय 100 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100। समझ में आ रहा है ना। तो देखो हम लोग इससे पहले जो एक चीज़ लिखे थे उसको समझना, एफ इजकल टू कितना लिखे थे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उसमें दोनों अगर बराबर हो जाते, एफ को आप कैसे लिख सकते हो,
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मान लो अभी इस कंडीशन में क्या है, दोनों एक दूसरे से बराबर है, मतलब ऊपर वाले फार्मूले पर अगर हम लोग लिखे तो ये बराबर है, तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते। तो देखो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्या ये एफ के बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू 1x बाय। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि चार्ज बेसिकली ये जो 1 है और ये 1 है, या फिर यहाँ जो भी है ना, हम लोग वहाँ क्या किए हैं, बेसिकली यहाँ Q1 चार्ज था और यहाँ भी Q1 चार्ज, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और ये 1 और 1 के जगह पे क्या था, यहाँ 1 के जगह पे भी Q1 ही था, पर यहाँ 1 के जगह में अगर डिटेल्स करूँ तो ये जगह किसका है, Q1 का। यहाँ कौन था, Q1 था। यहाँ कौन था, Q2 था, पर यहाँ कौन था, Q1 था। समझ आ रहा है ना। आपको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो बात अभी आगे आगे क्लियर हो जाए। Q1 एंड Q2 क्या करोगे, मतलब नेचर के साथ रखोगे, मतलब अगर ये प्लस है तो पॉजिटिव मान रखोगे यहाँ, अगर ये माइनस है तो माइनस मान रखोगे यहाँ। इसी के बाद हम इसी मतलब कंसेप्ट पर एक एग्जांपल देखते जो नीट 2019 में आया है। देखो अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 हो ना, मतलब ट्रांसफ़र करके Q1 डैश एंड Q2 डैश दो चार्ज बचा था, कितनी दूरी पे, R दूरी पे। तो वहाँ हमने एक फार्मूला इस तरह से निकाले थे कि हम लोग वहाँ फार्मूले इस तरह से निकाले थे, एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 माइनस Q2 एक्स बाय 100। हम लोग यहीं से लिखेंगे, इसका कारण मैं भी बताऊँगा। Q2 प्लस Q1 एक्स बाय 100, इसके बाद कितना लिखे थे हम लोग, आर स्क्वायर। देखो यहाँ Q1 Q2 क्या करोगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो Q1 Q2 क्या करोगे, साइन के साथ ही रखना। अगर नहीं रखोगे तो फिर आंसर में प्रॉब्लम करेगा। अगर आप साइन के साथ डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करो जो हमने पहले भी लिख चुका अच्छे से, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ क्या पूछा है, 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, उस कितना है वो दिया नहीं, अपार्ट, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। मतलब जब दो चार्ज ए एंड बी पे दो क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है जो कितने दूरी पे रखा है, कुछ दूरी पे रखा है, तो अभी उसके बीच जो फोर्स लगा वो एफ है। कैसे होगा, के क्यू स्क्वायर होगा बाय आर स्क्वायर। यहाँ इस वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये ए है और ये बी है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, समझ आ। इस वाले कंडीशन लोग साइन उन नहीं रखते हैं। तो ये यहाँ तक, अब मतलब यहाँ इस पर कितना फोर्स एफ दे दी। अब आगे देखो क्या पूछा है, इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेज बिकम्स। अब जब क्या करें, 25% चार्ज ए से बी पे ट्रांसफ़र कर दिया, करने का मतलब है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब इन दोनों को बीच लगने वाले फोर्स बिकम्स, मतलब ये फार्मूले से कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये फार्मूले अप्लाई करेंगे मतलब ट्रांसफ़र वाले, उस हम लोग जब भी Q1 Q2 का मान रखेंगे तो वहाँ साइन के साथ रखेंगे। देखो इस फार्मूले को समझो, Q1 क्या है, Q1 मतलब वो ये चार्ज है यहाँ, क्योंकि जिससे हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किए, किससे किए, ए से किए, वहाँ पे Q1 से किए थे। Q2 क्या है, जिस पे ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ Q1 होगा। Q2 कौन है, जिस पर चार्ज गया है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो Q1 का मान क्या है, प्लस Q ना, Q2 का मान कितना, माइनस Q, F का मान कितना है, F ही है, X का मान 25 है। ये मान क्या करो, इस फार्मूले में पुट करो, आपको आंसर एक लाइन में आएगा। कैसे, के Q माइनस Q इंटू 25/100 ना,
Q2 कितना है, माइनस Q है, तो इसीलिए हम बोले थे साइन के साथ रखना, माइनस Q बाय एक्स बाय 100 समथिंग बाय जो डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ भी Q कॉमन आएगा, यहाँ भी Q कॉमन आएगा, एफ डैश इजकल टू के, यहाँ भी Q कॉमन आएगा तो Q² और यहाँ भी Q तो करो